दोस्तों नमस्कार। आज जो देश में चल रहा है इसमें चर्चा जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज का मुद्दा आपसे संबंधित है। आज के मुद्दे में आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी, आपके परिवार में जो महिलाएं हैं, चाहे माएं हैं, बेटियां हैं, बेटी है, वाइफ है या बहन है, उससे संबंधित सवाल। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, उनसे संबंधित सवाल। अगर आप व्यापार में हैं, नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट है या टेम्परेरी है, आज का वीडियो सबके लिए जरूरी है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो इस समय देश में चल रहा है ये रातों रात नहीं हुआ। 12 साल के इंतजार के बाद अगर आज देश का युवा सड़कों पे आया है तो कुछ तो कारण होंगे। आज हम उन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे और उन्हीं पे हम चिंतन करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और एक निवेदन और है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके मन की बात आज हम करने वाले हैं। दोस्तों पिछले 12 साल से हमने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने करी, देश के विकास की बातें करी, देश ने बहुत उम्मीदें लगाई। लेकिन अगर आज देश का युवा सड़कों पे है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो मोदी साहब कह रहे थे और जो जमीनी हकीकत है उसमें डिस्कनेक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने बातें बहुत अच्छी करी, लेकिन वो जो बातें कही वो कहीं ना कहीं देश के युवा को, देश की जनता को जमीन पे होता दिख नहीं रहा है। और यही विरोधाभास है जिसके कारण आज देश का युवा परेशान। आज इस बात को यह समझिए कि ये भारत 2014 का देश नहीं है, हम 2026 की बात कर रहे हैं। 2014 में सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जितना आज है। इस बात को मोदी जी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस समय जो भारत के हालात थे और जो आज भारत के हालात हैं उनमें बहुत फर्क है। इसी की चर्चा आगे करते हैं। इसीलिए आज का विषय यही है, मोदी जी देश के मन की बात भी तो सुनो। हमने आपकी बात सुनी, आप हमारी कब सुनोगे? अब देश में बहुत सारे लोग हैं, वो ये बोलेंगे कि साहब चुनाव में तो आप अपनी बात रखते हो। बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि जो आप चुनावी घोषणा पत्र दिखाते हो हम आपकी बात को सुनते हैं और अपनी बात रखते हैं वोट के माध्यम से। लेकिन जब चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं जब वो पूरे नहीं होते तो ये लगता है कि शायद मोदी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी जी 12 साल बाद कम से कम अब देश की बात सुनो। अगर आपने नहीं सुनी, इस देश में सिर्फ एक ही काम होगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद इतिहास आपको बहुत ज्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इतिहास बहुत ही ज्यादा श्रूड होता है और क्रूअल होता है। उस समय आप सत्ता में नहीं होंगे, उस समय वो लोग सत्ता में नहीं होंगे जो आज सत्ता के भोगी हैं और जो आज सत्ता से लाभ उठा रहे हैं। उनमें से कोई भी नहीं होगा जब इतिहास लिखा जाएगा, और उस समय वही लिखा जाएगा जो सच होगा और जो आंकड़े बताएंगे जो जमीनी हकीकत होगी। फिर उस समय ये कहना कि साहब इतिहास ठीक नहीं है, जैसा आज हम बोलते हैं पिछले प्रधानमंत्रियों के लिए कि उन्होंने ये सब गलतियां करी और देश को आज नुकसान हुआ, तो क्या आपका हिसाब नहीं होगा? आपका भी हिसाब होगा। और मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जब आपका हिसाब हो तो उसमें अच्छाइयां ज्यादा हो और बुराइयां कम हो। इसीलिए आज का वीडियो ये सीधा वार्तालाप प्रधानमंत्री जी हम आपसे करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पहले मैं वो दोहराता हूं क्योंकि मोदी जी स्वामी विवेकानंद को बहुत आदर से देखते हैं। डू नॉट ट्राई टू लीड योर ब्रदर्स बट सर्व देम। और मोदी जी कहते हैं मैं तो प्रधान सेवक हूं। यहां तक तो बात सही है। The brutal mania for leading has sunk many a great ship in the waters of life. ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने चल दिए
तो डूबना निश्चित है। हमें बेहतर है कि हम सीखें, ना कि बिना सीखे बिना कुछ किए अपने आप को हम विश्व गुरु घोषित करें। यह स्वघोषित पदवी भारत के लिए घातक है। मैं भारत के इतिहास की बुराई नहीं कर रहा, मैं भारत के संस्कार और परंपराओं की बुराई नहीं कर रहा। वो समृद्ध हैं, थी और रहेंगी। लेकिन मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं वो वर्तमान भारत की राजनीतिक स्थिति की और भारत की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। मैं परंपरा और इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखिए। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अब समय इस बात का है कि देश में जो चल रहा है इस पे आप विचार करें, क्योंकि अब भारत सेम नहीं। इस बात को हमें समझना होगा। भारत की आकांक्षाएं बदल रही हैं, युवा बदल रहा है, मध्यम वर्ग बदल रहा है, किसान बदल रहा है, महिलाएं बदल रही हैं, व्यापारी वर्ग बदल रहा है, छोटे और बड़े शहर और गांव तक बदल रहे हैं। इसीलिए ये कहना कि जो भारत 2014 में था वही है, ऐसा नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एक करके हम बात करते हैं कौन क्या पूछ रहा है। आज भारत का युवा ये पूछ रहा है कि मुझे रोजगार और अवसर कब मिले। जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है उसका एकमात्र सवाल ये, और वो कुछ नहीं पूछ रहा है सरकार से, वो सिर्फ सरकार से ये पूछ रहा है मुझे रोजगार और अवसर कब मिलेंगे मोदी जी, बस ये बता दो। विकसित भारत की तो आप जो 2047 की बात कर रहे हो वो बाद की बात है। हमने आपको 2014 में वोट दिया था, फिर हमने आपको दोबारा जिताया, फिर तीसरी बार जिताया, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिला। इसका जवाब कब मिलेगा, इसका कोई टाइमलाइन है? सवाल ये है आज। दूसरी तरफ किसान ये पूछ रहा है कि मेरी फसल की कीमत और मेरी आय कब सुधरेगी। हम कुछ भी बोलते रहे, 2000 रुपए हम किसान के खाते में डाल रहे हैं। मेरा तो ये मानना है मोदी जी कि अगर किसान की फसल के पूरे दाम मिल जाएं तो 2000 देने की जरूरत नहीं। और किसान के दाम क्यों नहीं मिल रहे और कितनी आसानी से मिल सकते हैं उसका एक ही उदाहरण है कि जितनी भी एपीएमसीज हैं उन सब में किसानों की भागीदारी बढ़ा दीजिए। जितनी एपीएमसी मंडियां हैं वह आधी दुकानें किसान संस्थाओं की हों। आप देश में ये कानून बना दीजिए, किसान की आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि देश का नागरिक जो अपने अनाज पे, अपनी फल सब्जियों पे, बाकी चीजों पे जो खर्चा कर रहा है वो किसान तक नहीं पहुंच रहा है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि बाजार में किसान की भागीदारी नहीं है। और अगर मोदी जी आप ईमानदारी से चाहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़े, एक छोटा सा सुझाव है कि किसान की मंडियों में आधी दुकानें किसान संस्थाओं की हो, चाहे वो एफपीओज हो, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि जब बाजार के अंदर दाम बढ़ेंगे उसका सीधा लाभ किसान तक पहुंच जाएगा। और व्यापारी वर्ग इसलिए ज्यादा दाम नहीं बढ़ाएगा क्योंकि फिर किसान व्यापारी को माल नहीं देगा, खुद ही बेचेगा, क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ रही। फिर वो व्यापारी को क्यों माल देगा, वो खुद ही बेचना शुरू करेगा, अपनी संस्थाएं बनाएगा, कोऑपरेटिव बनाएगा, मंडी में जाके माल बेचेगा। उसके लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए वो इंतजाम कर लेगा। बस आप आधी दुकानें किसान संस्थाओं को दे दीजिए ईमानदारी से। और किसान संस्थाओं का मतलब यह है कि उसमें कम से कम 50 से 100 किसान एक संस्था में हो। अब हम अगर 200 दुकानें हैं तो 100 दुकानें किसान संस्थाओं की हो, किसान क्लब्स बनाएं, अपना ग्रुप बनाएं और वहां आके माल बेचें। आप इतना सा कर दीजिए, देश के किसान की किस्मत बदलने लग जाएगी। इतना छोटा सा निवेदन है। अब मध्यम वर्ग जो है वो देश का ये पूछता है कि मैंने इतना टैक्स दिया आपको, बदले में मुझे क्या मिला? टूटी सड़कें, इतना ज्यादा टोल, बिजली की कटौती, गंदा पानी, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, शिक्षा में टीचर नहीं है, मेरे को प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इतना महंगा है, तो मैं ये सब कुछ टैक्स क्यों दे रहा हूं? वो सवाल करता। तो सवाल इस बात का है कि देश का मिडिल क्लास जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट समर्थक है उसको सरकार ने क्या दिया? चुनावी वादों में तो कहा था आपने, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं उसको दिख नहीं रही जिस हिसाब से वो टैक्स दे रहा है। आज देश की महिलाएं ये पूछती हैं कि साहब मैं क्या सुरक्षित हूं? आपने तो महिला सशक्तिकरण की बात करी, रोज महिलाओं पे अत्याचार होता है।
पुलिस तक महिलाओं के साथ अत्याचार करती है, वर्दी में बैठा हुआ व्यक्ति अत्याचार करता है, सरकार के अंदर वो महिलाएं अपना काम करवाने जाती हैं, उनसे रिश्वत मांगी जाती है। क्या मिला महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे? ये सवाल है महिलाओं का। क्या आज महिलाएं सुरक्षित हैं? पुलिस की तरफ से क्या महिलाओं को आज पुलिस थाने जाने में कंफर्ट फील होता है? अगर आज महिलाएं पुलिस थाने जाने से डरती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जमीनी हकीकत पे सुधार नहीं हुआ है। और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, यह जनता जानना चाहती है। छोटा व्यापारी यह पूछता है कि क्या बिना कागजी कार्रवाई के और इतने सारे इंस्पेक्टर्स के बगैर क्या मैं व्यापार नहीं कर सकता? मेरा व्यापार कब बढ़े लगेगा? मैं आपके इंस्पेक्टर्स को ही मैनेज करता रहूंगा तो अपना धंधा कैसे बढ़ाऊंगा? अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, मेक इन इंडिया में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। तो छोटा व्यापारी तो इस बात से परेशान है कि आपकी नीतियों से तो मेरी आमदनी घट रही है, मेरा बाजार श्रिंक हो रहा है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप छोटे व्यापारी से पूछो तो वो बहुत परेशान है, वो अपना घर नहीं चला पा रहा, ना उसकी पेंशन है, ना उसको किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी। और समाज का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर वही है, छोटा व्यापारी। लेकिन वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो समाज कैसे सुरक्षित होगा? ये सवाल व्यापारी का है। एमएसएमई आज ये पूछता है कि साहब मैं समय पे भुगतान करता हूं, लेकिन मुझे ना तो बैंक वाले क्रेडिट देते हैं, और मैं अगर काम बढ़ाना चाहता हूं तो इतने सारे मेरे ऊपर आपके कानूनों का मक्कड़ जाल है, मैं कर ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए बेहतर यह है कि मैं इंपोर्ट करूं, चाइनीज माल लाऊं और बेचना शुरू कर दूं। क्योंकि 12 करोड़ लोग एमएसएमई में नौकरी करते थे, और जब एमएसएमई खुद ही व्यापारी या ट्रेडर बन जाएगा तो काम कौन करेगा? स्किल डेवलपमेंट कहां से होगी? तो एमएसएमई क्यों परेशान है? क्या बिना रिश्वत के उसका काम हो जाएगा? इस बात की कोई गारंटी लेगा सरकार में? यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आज भारत का मजदूर या जो टेम्परेरी वर्कर है वो ये पूछता है कि कल को अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, मेरी नौकरी चली जाती है, तो क्या मेरा परिवार सुरक्षित रह पाएगा या सब भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे? सोशल सिक्योरिटी कहां है? आज ये बड़ा सवाल है। इस बात को लेके भी चिंताएं हैं। एक वरिष्ठ नागरिक ये कहता है कि साहब मैं अब बुजुर्ग हो गया, मेरे को दवाइयों की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटलों के हाल इतने खराब हैं और दवाइयां इतनी महंगी हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जिस तरह से लूटते हैं, आम आदमी हिम्मत ही नहीं करता वहां जाने की। क्या देश में हेल्थ सर्विसेज को लेकर कोई कानून नहीं बन सकता कि किस चीज का कितना इलाज होगा? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर वो 5 स्टार होटल की तरह चलेंगे और फिर आप उनको टैक्स कंसेशन देते हो तो ये मुश्किल है। और फिर देश में अगर मेडिकल एजुकेशन की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो जो डॉक्टर 1 करोड़ रुपए दे के डॉक्टर बनेगा, वो सबसे पहले तो 1 करोड़ रुपए की जगह 4 करोड़ रुपए वसूल करेगा ना। तो वो समाज की सोचेगा या अपनी जेब की सोचेगा? इतनी महंगी मेडिकल एजुकेशन अगर होगी तो क्या उस समाज में मेडिकल सुविधाएं कभी भी आसान तरीके से मिल सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो भी परिवार, जो भी डॉक्टर 1 करोड़ रुपए देता है मेडिकल फीस, वो पहले तो वसूली करेगा ना। तो किससे करेगा? आम आदमी से ही करेगा, देश की जनता से ही करेगा। इतनी ज्यादा मेडिकल फीस क्यों है इस देश में? ये अपने आप में सवाल है। ऐसा क्या होता है मेडिकल कॉलेज में कि 1 करोड़ की फीस लगती है? क्या इस पे कभी सरकार ने चिंतन किया? इस बात को हमें समझना है। आज छोटा शहर और गांव का युवा ये पूछता है कि साहब मेरे को हर बार अगर कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना होता है तो मुझे गांव क्यों छोड़ना पड़ता है? मैं शहर जाके ही मुझे नौकरी मिलेगी, गांव में क्यों नहीं मिल सकती? जबकि माइंस वहां है, एग्रीकल्चर वहां है, दुनिया का सारा रॉ मटेरियल गांव के आसपास होता है। शहरों में कुछ नहीं होता। शहरों में सिर्फ पॉल्यूशन होता है और शोर होता है, भीड़ होती है। सारा रॉ मटेरियल गांव के आसपास है, चाहे वो माइंस है, चाहे वो एग्रीकल्चर।
लेकिन रोजगार के लिए मुझे शहर क्यों जाना पड़ता है? मेरे गांव के आसपास मुझे रोजगार क्यों नहीं मिलता? सवाल इस बात का। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि आम आदमी से अगर ये पूछो उसको सरकार से कहीं भी काम करना हो तो उसको ये लगता है यार बगैर सिफारिश और बगैर रिश्वत के क्या हिंदुस्तान में काम होता है? बिना रिश्वत के और बगैर सिफारिश के क्या कहीं हिंदुस्तान में काम होता है? आज सवाल ये, आम आदमी जनता इस बात का सवाल चाहती है। क्या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या एक भी डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट में बगैर सिफारिश और बगैर रिश्वत के काम होता है और टाइम पे होता है? एक डिपार्टमेंट जो क्लेम करके बता दे। ये बड़े सवाल है। ये आदमी के, आम जनता के मन की बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात बहुत रखी, लेकिन आम आदमी के मन की बात सुनना भी जरूरी है। तो अभी इसी बात को लेके प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा अपने कैरियर के लिए, किसान अपनी आमदनी के लिए, मध्यम वर्ग अपने भविष्य के लिए, महिला अपनी सुरक्षा के लिए, जो व्यापारी है वो अपने व्यापार के लिए, मजदूर अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने सम्मान के लिए, और हर आदमी अपनी सुरक्षा और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि साहब सरकार हमारी जिंदगी में बदलाव कब लाएगी? तो कहने का मतलब यह है मोदी जी कि आज स्थिति यह है कि सरकार बोले देश सुने, देश बोले सरकार सुने। अभी क्या हो रहा है कि आप बोलते हैं देश सुनता है, लेकिन जब देश बोलता है तो सरकार नहीं सुनती है। पूरा कार्यक्रम यहीं पर रुक जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, सरकार बोले देश सुने, देश बोले सरकार सुने, उसके बाद नीतियां बने, उसके बाद परिणाम दिखें, और फिर जनता मूल्यांकन करे कि सरकार वास्तव में अच्छा काम कर रही है या नहीं। लेकिन ये वार्तालाप तो पहले कदम पे रुक जाता है। आप बीजेपी के जो सीनियर लोग हैं उनसे पूछिए कि क्या आपके इंटरनल मीटिंग्स के अंदर कभी इन बातों पे चर्चा होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी पे चर्चा होती है? नहीं होती। क्या आरएसएस अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है? आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचा रहा है? क्योंकि राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई है उसके बाद तो आरएसएस का मनोबल ही खत्म हो गया, आरएसएस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। लेकिन अगर आरएसएस जनता की आवाज उठाए और सरकार तक पहुंचाए तो शायद आरएसएस दोबारा जीवित हो सकती है। लेकिन क्या ये करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। इसीलिए मन की बात से अब देश के मन की बात अगले 3 साल अगर प्रधानमंत्री जी करेंगे तो देश का भी भला होगा और इतिहास भी मोदी जी को अच्छे शब्दों में लिखेगा। ये बात पक्का है। अब सवाल इस बात का है कि जो असली शक्ति जनता की अगर बदलती आकांक्षाओं को सरकार पूरा करेगी और प्राथमिकता देगी तो सबके लिए अच्छा होगा। इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं कि साहब हमको अब घोषणाएं नहीं चाहिए। 12 साल बहुत घोषणाएं हो गई, अब आप एग्जीक्यूशन, जो 12 साल आपने कहा उनका अब रिजल्ट दिखाते जाइए। जनता एक तो ये चाहती, दूसरा अब हमें वादे मत करिए, अब हमें रिजल्ट दे दीजिए, आउटकम दे दीजिए कि देखिए ये मैंने वादा किया था, ये हो गया। आपके वादों की लिस्ट और उसके आगे आउटकम, एक मंथली अपडेट जनता के सामने अगर सरकार पीएमओ रखेगा तो अच्छा रहेगा। और अब वादों की जगह मेजरेबल आउटकम रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि हम 2047 नहीं चाहते, हम चाहते हैं 2027 में देश में क्या क्या बदलाव आने वाला है। 47 तक किसी को नहीं पता, ना आप होंगे ना हम होंगे। तो दोस्तों आज सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी क्या देश के मन की बात सुनेंगे? क्योंकि जो लोग आज सड़कों पे हैं, जो देश का युवा आज सड़कों पे उतर रहा है और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, उनको ये कहना कि असामाजिक तत्व इस भीड़ में घुस गए हैं, ये गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा। अगर वो असामाजिक तत्व हैं, अगर वो बेरोजगार लोग आज अगर सड़कों पे पथराव कर रहे हैं तो इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? इन लोगों को असामाजिक तत्व बोलने का अधिकार किसने दिया? तो सवाल आज इस बात का है कि देश का युवा अगर सड़क पे उतर रहा है और समाज का समर्थन उसको मिल रहा है
तो कहीं ना कहीं तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनसे कुछ गलतियां हुई। इसीलिए आज का जो विषय मैंने आपके सामने रखा था वो यही था कि मन की बात, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो 12 साल से कर रहे हैं, लेकिन देश के मन की बात वो कब सुनेंगे और कब देश की जो चिंताएं हैं उनकी बात करेंगे। जीडीपी और दुनिया भर के बड़े बड़े आंकड़े आम आदमी को कोई फर्क नहीं देते, कोई तसल्ली नहीं देते। उसको अपनी जिंदगी में, अपने छोटे से परिवार में खुशहाली चाहिए, बस उसकी इतनी सी ही तो डिमांड है। बाकी वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है। उसने कभी आपसे नहीं कहा आप जीडीपी बढ़ाओ, उसने कभी नहीं कहा कि आप बुलेट ट्रेन लाओ, उसने आपसे कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ आपसे एक ही तो चीज मांगी थी कि मेरी जिंदगी में सुधार कर। क्या हम कर पाए? किस किस क्षेत्रों में कितना सुधार हुआ? आंकड़ों में नहीं, जमीनी हकीकत में। इसका आंकलन जब तक नहीं होगा और इसका एनालिसिस सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, सोशल ऑडिट से करवाइए, जनता के सामने सच आए, आपके सामने सच आए, तो आपको पता लगेगा कि जो डिपार्टमेंट्स आपको आज तक गुमराह करते गए, आपको आंकड़े दिखाते रहे कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप कम से कम इस बात को मान लेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रही है जिससे आज देश परेशान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को आज नहीं लगता कि सरकार को देश की आवाज सुननी चाहिए? मुझे तो लगता है, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब मन की बात आप करते हैं तो किसके मन की बात? समाज के मन की बात या आपके अपने मन की बात? दोनों में बहुत फर्क है। सवाल इस बात का है कि देश की आवाज कौन और कब सुने। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह जरूरी है या नहीं? और अगर ये जरूरी है जो हम कह रहे हैं आपसे, तो आपके मन की बात क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर हम एक और गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप साथ देते रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल धन्यवाद।